SST class 8. Now today we will discuss the remaining part of the chapter 2, that is related to the history part, and this is the part second of the history. The name of the chapter is From Trade to Territory. The company establishes power. In this chapter we have discussed that how the Britishers or the other companies came India to establish trade, but they slowly establishes their power and their companies establishes their power in India or Indian territories. किस प्रकार से जो दूसरी कंपनियां हैं या जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और धीरे धीरे उन्होंने भारतीय क्षेत्रों पर अपना कब्जा स्टार्ट कर दिया था करना. So in the previous video lecture we have discussed that Aurangzeb was the last powerful ruler of India. जो औरंगजेब था वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था. हालांकि औरंगजेब के बाद भी कई मुगल रूलर्स आए लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे जितने कि औरंगजेब थे. और हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि किस प्रकार से बहादुर शाह जफर जो एक मुगल रूलर था उस समय जब 1857 का रेबेलियन हुआ था उस समय जो लीडरशिप की थी वो बहादुर शाह जफर जो मुगल रूलर थे उन्होंने की थी. तो इस कारण से जो कैप्टन हडसन थे, जो ब्रिटिश कैप्टन हडसन थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को और उनके बेटे या उनके जो बेटे थे उनको कैप्चर कर लिया था. बहादुर शाह जफर को तो उन्होंने कहीं और भेज दिया था यहाँ से निष्कासित करके, जबकि उनके बेटों की कैप्टन हडसन ने हत्या करवा दी थी, निर्मम हत्या करवा दी थी उनके सभी बेटों की. तो इस प्रकार से these topics we have already discussed and we discussed that how Britishers came in India for trade. किस प्रकार से जो अंग्रेज थे वो यहाँ पर भारत में व्यापार करने आए थे और किस प्रकार से उन्होंने पूरी इंडिया में अपना कब्जा जमा लिया, अपना पूरी इंडिया में अपना शासन स्थापित किया. नाउ टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस दैट ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट. In this today's video lecture we will discuss how East India Company establishes in East. It means that East India Company was already established in Britain. जो East India Company और East India Company को आप शॉर्ट में कह सकते हैं EIC. शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको? EIC. किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो ब्रिटेन में ऑलरेडी एस्टैब्लिश थी वो भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए आई. तो दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन डिटेल. किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स थे वो 16th सेंचुरी में इंडिया में एंटर होना स्टार्ट कर दिए थे औरंगजेब के समय में. उस समय औरंगजेब शासक था, फिर धीरे धीरे जहांगीर के शासनकाल में भी कुछ जो अंग्रेज थे ब्रिटिशर्स थे वो भारत आए और किस प्रकार से इन्होंने अपनी कंपनीज स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था. ब्रिटिशर्स से पहले भी और कंपनीज आ चुकी थी 1498 में. आपको पता होना चाहिए कि 1498 में जो पोर्टुगीज थे या जो पुर्तगाली थे वो भारत में अपनी कंपनी स्थापित कर चुके थे. इंडिया में जो पोर्टुगीज थे वो कहाँ पर आए थे? कालीकट में. कैलीकट इन इंग्लिश यू कैन से कैलीकट, दैट इज नियर द कर्नाटका. जो कालीकट है वो कर्नाटक के आसपास है. और वास्को डी गामा जो थे उन्होंने सबसे पहले जो सी रूट था वो सर्च किया था, इन्वेस्टिगेट किया था. फिर उसके बाद आपके डच आए. जो डच होते हैं वो नीदरलैंड एंड हॉलैंड के जो निवासी होते हैं उनको डच कहा जाता है. जैसे इंडिया के लोगों को हम क्या कहेंगे? इंडियन. वैसे नीदरलैंड और हॉलैंड के जो रहने वाले लोग हैं उनको डच कहा जाता है. तो पुर्तगालियों के बाद में भारत में जो डच थे वो व्यापार करने आए थे. जो आपके डच थे वो सबसे पहले पुलिकट में आए थे. और कौन से आपकी बुक में तो ये सब नहीं दिया है. कब आए थे? 1595 में जो डच आए थे. तो आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि सबसे पहले पोर्टुगीज जो थे 1498 में आए थे और जो डच थे वो 1595 में आए थे. और फिर आपके जो ब्रिटिशर्स थे वो 16th सेंचुरी में आए थे. उसके बाद आपकी जो फ्रेंच थे वो कब आए थे? ये आपके आए थे 16
Yes, first you observe the map is given how British island is given. This comes in यूरोप. जो ब्रिटिश आइलैंड है ये आपका एशिया है. इधर आप यहाँ से आपका यूरोप आता है, ये पूरा यूरोप है. और ये तो आप लोग जानते ही हो ये अफ्रीका है. तो जो ब्रिटिश आइलैंड है वो आपका यूरोप में आता है. किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स हैं वो देखिए केप ऑफ गुड होप यहाँ है. यहाँ से होते हुए सबसे पहले वो यहाँ सेंट हेलेना आए, फिर उसके बाद केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये देखिए यहाँ एंटर होते हैं. और यहाँ से ये आपका सी रूट है. इन जगह पे वो मद्रास में भी जाते हैं, इधर बॉम्बे में एंटर होते हैं. ये आपके सी रूट्स हैं जहाँ से जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो इंडिया आई थी. तो आई होप you have to learn this map. Now we will discuss East India Company comes east. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंग्लैंड में पहले से स्टैब्लिश थी. वो भारत में कब आती है? We will give the detail of this heading. Now in 1600 the East India Company acquired a charter from the ruler of England. जो 16th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर प्राप्त किया था जो इंग्लैंड के रूलर ने दिया था. अब चार्टर क्या होता है? व्हाट इज चार्टर? चार्टर मीन्स इट इज़ ए रिटन ऑर्डर प्रोवाइडेड बाय द रूलर ऑफ द इंग्लैंड. जो चार्टर है वो एक तरीके से रिटन परमिशन होती है या रिटन ऑर्डर होता है. नाउ Queen Elizabeth first granting it the sole right to trade with the East. जो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम थी, जो इंग्लैंड की महारानी थी उस समय, उन्होंने अपनी परमिशन दी थी. उन्होंने ही इस चार्टर को दिया था कि जो सोल राइट, सोल का मतलब ओनली राइट, एकमात्र इनको अधिकार मिले भारत के पूर्वी क्षेत्र हैं उन पर ट्रेड करने का, उन पर व्यापार करने का एकमात्र अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेना चाहती थी. इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या चाहती थी? ब्रिटेन की जो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम थी वो ये चाहती थी कि पूरे भारत पर केवल ओनली सोल राइट हो किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, EIC का. तो दिस मीन्स दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete with the ईस्ट इंडिया कंपनी. और इससे क्या होगा? जब एकमात्र अधिकार मिलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ट्रेड करने का, तो इसका फ़ायदा किसको होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा. और जो दूसरी कंपनियां हैं वो इंग्लैंड की कंपनी से कम्पीट नहीं कर पाएंगी. इट मीन्स कंपेरिजन नहीं होगा और विदाउट एनी कंपेरिजन वो विनर बन जाएंगी, मतलब अच्छे से उनका ट्रेड चलेगा. With this charter, the company could venture across the oceans looking for a new land from which it could buy goods at a cheap price. और इस प्रकार से इस चार्टर के द्वारा जो कंपनी थी वो ईस्ट में ओशन के द्वारा, मतलब जो महासागर थे उनसे होते हुए भारत में एक नए ओशन का मतलब महासागर, और महासागर के रास्ते से, अब पहले एरोप्लेन वगैरह तो चलते नहीं थे, तो जो रूट होता था वो महासागर या समुद्रों से होते हुए ये लोग शिप या बोट यूज़ करते थे. शिप ज़्यादातर यूज़ करते थे, तो उनसे ये कहीं पर भी दूसरे देशों में जाते थे. तो वो एक न्यू लैंड सर्च कर रही थी व्यापार करने के लिए, जहाँ से चीज़ों को चीप प्राइस में खरीदा जा सके, जहाँ से गुड्स को चीप प्राइस में बाई कर सकें, एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस. जब सस्ते दामों पर किसी चीज़ को खरीद करके वो यूरोप में महंगे दामों पर बेचना चाहती थी कंपनी. द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज. जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको दूसरी कंपनी से कोई कंपटीशन, इंग्लैंड की जो दूसरी कंपनियां थी उनसे कंपटीशन नहीं था, वो उनसे नहीं डरती थी. नेक्स्ट, mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. Now जो मर्केंटाइल क्या होता है? इट इज़ ए
इट इज़ ए टाइप ऑफ बिजनेस, ये एक ऐसे प्रकार का बिजनेस होता है जो प्रॉफिट बेस्ड होता है, जिसमें केवल और केवल प्रॉफिट मिलता है चीज़ों को बेचने से। सस्ते दामों में तो हम चीज़ों को खरीदते हैं और महंगे दामों पर उनको बेचते हैं। तो व्हाट इज़ मर्केंटाइल? मर्केंटाइल मीन्स इट इज़ ए टाइप ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट। तो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट। तो उस समय जो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज थी उनको प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि उनको कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिल रहा था, सो दैट दे कुड बाई चीप। और ये क्यों इस्टेब्लिश की गई थी? जो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज थी वो क्यों इस्टेब्लिश की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए, चीज़ों को, गुड्स को चीप प्राइस पर परचेज करने के लिए और उनको महंगे दामों पर और हाई प्राइस पर सेल करने के लिए। नाउ द रॉयल चार्टर हाउएवर could not prevent other European powers from entering the eastern markets। लेकिन जो रॉयल चार्टर था, जो रॉयल रिटर्न ऑर्डर था, वो दूसरी कंपनियों को ईस्टर्न मार्केट में एंटर होने से नहीं रोक पाया। भाई और भी यूरोपियन पावर्स थी, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो पुर्तगाली थे या जो पोर्टुगीज़ थे या डच थे या और जो फ्रेंच आए थे भारत में, ये कंपनियाँ जो आपके पोर्टुगीज़ और फ्रेंच थे वो इनके आने से पहले ही यहाँ पर अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर चुके थे, यहाँ पहले ही आ चुके थे। तो बाय द टाइम the first English ship sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope। मैंने आपको बताया था किस प्रकार से जो फर्स्ट शिप थी वो कैसे अफ्रीका के किनारे से होते हुए, कैप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत में एंटर की थी महासागरों के द्वारा। और द पोर्टुगीज़ हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश, आपको बताया था कि किस प्रकार से जो पोर्टुगीज़ थे या पुर्तगाली थे वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर या पश्चिमी किनारों पर इस्टेब्लिश हो चुके थे। एंड देयर बेस इन गोवा, और उनका जो मैन प्लेस था वो गोवा में था पुर्तगालियों का। नाउ द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। कीप लर्निंग एंड रीड द चैप्टर properly for understanding it thoroughly. Thanks.